बायोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन यानी लाइफ और लोगोस का अर्थ है अध्ययन स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क जो फ्रांस के थे एवं ट्रेविरेनस जर्मन नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल के काल में हुआ, जो 384 से 322 ईसा पूर्व के काल में थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं इस प्रकार हैं। पहली शाखा है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। 2 सेरीकल्चर, ये रेशम कीट पालन का अध्ययन है। 3 पिसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन। 4 माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। 5 फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। 6 एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। 7 पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। 8 ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। 9 इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। 10 एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। 11 डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। 12 ओफियोलॉजी, सर्पों यानी स्नेक्स का अध्ययन। 13 सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। 14 सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। 1 जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों यानी किंगडम्स, पादप जगत प्लांट किंगडम तथा जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत यानी किंगडम्स में वर्गीकृत किया गया। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, 3 पादप प्लैंटी, 4 कवक फंगाई एवं 5 जंतु एनिमल। 1 मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटी जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। 2 प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यानी एक्वेटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना इसी जगत में है। ये 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित, इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। 3 पादप प्लैंटी, इस जगत में प्राय वे सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। 4 कवक फंजाई, इस जगत में वे यूकैरियोटी तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। 5 जंतु एनिमल, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यानी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, उन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया।
इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम यानी जेनेरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति नाम स्पीसीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीव विद यानी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम इस प्रकार हैं। मनुष्य मैन, इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियन। मेंढक फ्रॉग, वैज्ञानिक नाम रेना टाइग्रीना। बिल्ली कैट, वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता डॉग, वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस। गाय काउ, वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। मक्खी हाउस फ्लाई, वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। आम मैंगो, वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका। धान यानी राइस, वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा। गेहूं व्हीट, वैज्ञानिक नाम ट्राइटिकम एस्टिवम। मटर पी, वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। चना ग्राम, वैज्ञानिक नाम सिसर एराइटिनम। सरसों मस्टर्ड, वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। ये एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। दूसरा द्रव्य केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्र के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला तत्व ऑक्सीजन 76%, दूसरा तत्व कार्बन 10.5%, 3 हाइड्रोजन 10%, 4 नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81 और 19 का होता है। कोशिका सेल। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। 24 कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलिसेस्टेमा की है। नेक्स्ट, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे ऑस्ट्रिच एग की कोशिका है। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी श्लाइडेन और शॉन ने किया। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। दूसरा, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट, तीसरा, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। चौथा, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है। नेक्स्ट, कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता जिसके कारण क्रोमटोन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकान इसमें नहीं होता। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी
क्रोमेटोन तथा इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियस होते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। सबसे पहले विशेषता एवं अंकक है और उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर है। दोनों सबको एक साथ पढ़ूंगी। पहला, कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और यूकैरियोटिक सेल्यूलोज की बनी होती है। अब नाम नहीं लूंगी, केवल अंतर बताती जाऊंगी। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, पहले में और दूसरे में उपस्थित होता है। तीसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में और उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। चौथा, राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोटिक और 80S प्रकार के होते हैं यूकैरियोटिक। पांचवा, गाल्गी काय अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में और उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक में। छठा, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है पहले में और उपस्थित होती है दूसरे में। सातवां, लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं पहले में, अनुपस्थित होते हैं दूसरे में। आठवां, डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है प्रोकैरियोटिक में और पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है यूकैरियोटिक में। नौवां, कशआभिका केवल एक तंतु होता है प्रोकैरियोटिक में और कुछ 11 तंतु होते हैं यूकैरियोटिक में। 10वां, केंद्रिका अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में और उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। 11वां, सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है पहले में और उपस्थित होता है दूसरे में। 12, श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है पहले में और माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है दूसरे में। 13वां, लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में और पाया जाता है यूकैरियोटिक में। 14वां, प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है प्रोकैरियोटिक में और क्लोरियोप्लास्ट में होता है यूकैरियोटिक में। 15वां, कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में और अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है यूकैरियोटिक में। कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। पहला, कोशिका भित्ति सेल वॉल। पहला, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दूसरा, ये सेल्यूलोज का बना होता है। तीसरा, ये कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आने वाले एवं अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। तीसरा, तारक काय सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव का निर्माण करता है। चौथा, अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ओर ये केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से संबद्ध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संश्लेषण करता है जो कि विभिन्न झिल्लियों मेम्ब्रेन्स जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। पांचवा, राइबोसोम। इसकी खोज पैलेट ने की थी। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात ये प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी कहा जाता है। छठा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। ये कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसमें काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नोट, डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। सातवां, गाल्जी काय गाल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी इटली नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये सूक्ष्म नलिकाओं ट्यूब्यूल्स के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की
पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका के बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गाल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। 8वां, लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यदि पूर्ण क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की आवश्यकता हो तो ये अपनी झिल्ली तोड़कर एक ही बार में अपना सारा द्रव्य मुक्त कर देते हैं। चूंकि इस क्रिया में ये स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनकी आत्मघाती थैली सुसाइड वेसिकल भी कहा जाता है। 9वां, लवक, प्लास्टिड। ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। एवं तीसरा वार्णी लवक, कोरोमोप्लास्ट। पहला हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं। नोट, पत्तियों का रंग पीला होने के कारण इनमें कैरोटीन का निर्माण होता है। दूसरा अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक है। ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। तीसरा वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भीति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। 10वां, रसघानी, वैक्यूलस। ये कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है, परंतु जंतु कोशिकाओं में ये अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्राय बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती है। 11वां, केंद्रक, न्यूक्लियस। ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। ये कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। ये प्रोटीन एवं डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गणसूत्र, क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमेटा में एक अर्ध गुणसूत्र क्रोमोटेड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक सूत्र 2 क्रोमेटिंडों का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रीमियर कहते हैं। गणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक कहा जाता है। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं। इसे केंद्रिका, न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज इन डीएनए। न्यूक्लियोटाइड पहला है, इसके 2 भाग हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के 2 भाग हैं, शुगर और बेस, क्षार। क्षार बेस। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। एडिनिन इक्वल टू ए, गुआनिन इक्वल टू जी, थाइमिन इक्वल टू टी तथा साइटोसिन
इक्वल टू सी। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। ब्रैकेट में A इज इक्वल टू T, G इज इक्वल टू C। सन 1953 ईस्वी में J.D. वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की कुंडलित संरचना मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य, ये सभी अनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है, ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्मॉल आर डैश आरएनए कैपिटल, रिबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। दूसरा स्मॉल टी कैपिटल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। नोट, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। तीसरा स्मॉल एम कैपिटल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करता है। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर, पहले डीएनए पढ़ूंगी फिर आरएनए। डीएनए, पहला इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। दूसरा इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होते हैं। तीसरा ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए, पहला इसमें शर्करा राइबोज होती है। दूसरा इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तीसरा ये केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर, पादप कोशिका पहला इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा इसमें लवण पाई जाती है। तीसरा तारककाय सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है। चौथा रिक्तका वैक्यूल आकार लगभग आयताकार होता है। जंतु कोशिका, पहला इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। दूसरा इसमें लवक अनुपस्थित होती है। तीसरा तारककाय सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। चौथा रिक्तिका वैक्यूलस छोटी होती है। पांचवा इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, पहला कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाउ ने देखा। नेक्स्ट, कोशिका का विभाजन मुख्य 3 प्रकार से होता है। पहला असूत्री विभाजन एमिटोसिस, दूसरा समसूत्री विभाजन मिटोसिस एवं तीसरा अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। पहला असूत्री विभाजन एमिटोसिस, ये विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील, हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। दूसरा समसूत्री विभाजन मिटोसिस, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वॉल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। ये विभाजन कायिक कोशिका सोमेटिक सेल में होता है। नेक्स्ट, अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं जो निम्न है। पहला अंतरावस्था इंटरफेज, दूसरा पूर्वावस्था प्रोफेज, तीसरा मध्यावस्था मेटाफेज, चौथा पश्चावस्था एनाफेज, पांचवा अनत्यावस्था टेलीफोज। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 2 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुण सूत्र की संख्या जनक कोशिका पेरेंट सेल के बराबर होती है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था एनाफेज सबसे छोटी होती है, वह केवल 2-3 मिनट में समाप्त हो जाती है। तीसरा अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, फार्मर तथा मूरे 1905 ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन
स्ट्रासबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। नेक्स्ट, ये विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। पहला अर्धसूत्री 1, दूसरा अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रोफेज 1, दूसरा मेटाफेज 1, तीसरा एनाफेज 1 एवं चौथा टेलीफेज पहला। नेक्स्ट, प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रावस्था होती है जो कि 5 उपअवस्थाओं में पूरी होती है। पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइकोटीन, तीसरा पैकिटीन, चौथा डिप्लोटीन एवं 5वां डाइकोनेसिस। नेक्स्ट, जाइकोटीन अवस्था में गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। इस क्रिया को अंतर्ग्रंथन साइनाप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट, डिप्लोटीन उप अवस्था में गुणसूत्र कुछ बिंदुओं पर आपस में जुड़े होते हैं। इन बिंदुओं को काइज्मा कहते हैं। यहाँ पर समजात गुणसूत्रों के बीच क्रोमेटेड खंडों का आदान प्रदान होता है। इस घटना को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा समसूत्री विभाजन के समान होता है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिका डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। पहले समसूत्री विभाजन पढ़ूंगी। पहला, ये विभाजन काइक्सोमेटिक कोशिका में होता है। दूसरा, इस विभाजन में कम समय लगता है। तीसरा, इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। चौथा, संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती। 5वां, इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। छठा, इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। अब अर्धसूत्री विभाजन अंतर क्या है? पहला, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। दूसरा, इस विभाजन में अधिक समय लगता है। तीसरा, इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। चौथा, संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। 5वां, इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। छठा, इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। तीसरा, आनुवंशिकी जेनेटिक्स। पहला, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट, आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, आनुवंशिका के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रीगर जोहान मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी ने दी। इसी कारण उन्हें आनुवंशिका का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। नेक्स्ट, जोहानसेन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट, फिनोटाइप, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट, जीनोटाइप, जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं जो कि कारको जीन का बना होता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। नेक्स्ट, मेंडल ने पहले 1 जोड़ी विपरीत गुणों फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संक्रिय तथा द्विसंक्रिय क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट, एक संक्रिय क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक संक्रिय क्रॉस के लिए लंबे कैपिटल टी एवं बौने स्मॉल टी दोनों ब्रैकेट्स में है पौधों के बीच क्रॉस कराया, जो निम्न परिणाम प्राप्त हुआ। लंबा पौधा कैपिटल टी वाला और बौना पौधा स्मॉल टी वाला पितृ पौधे, कैपिटल एफ नीचे 1 पीढ़ी, बीच में क्रॉस लगा, बिल्कुल सेंटर में क्रॉस लगाकर कृत्रिम परागण। कैपिटल टी और स्मॉल टी युग्म नीचे आ रहा है और इन दोनों को ब्रैकेट में इकट्ठा कर दिया। सभी पौधे संकर लंबे F1 पीढ़ी। इसके बाद नीचे स्वयं परागण। इसके फिर 3 भाग हुए। शुद्ध लंबे कैपिटल टी वाले 25%, संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 50%, शुद्ध बौना स्मॉल टी दोनों टीज वाला 25%। एरो नीचे को जा रहा है, ये स्मॉल टीज वाला F2 पीढ़ी है। स्वयं परागण और उसके नीचे फिर हमेशा शुद्ध लंबे 50% वाला स्वयं परागण। इसके 2 भाग हो गए, एक 3 ब्रैकेट में 75% लंबे
एक ब्रैकेट में 25% शुद्ध बौने, और तीसरा शुद्ध बौने स्मॉल टी वाले 25% वाले, फिर नीचे स्वयं परागण, और फिर उसके नीचे हमेशा शुद्ध बौने F3 पीढ़ी। अतः F2 पीढ़ी का पौधों का फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात है 1:2 प्राप्त हुए। नेक्स्ट, द्विसंक्रिय क्रॉस, डी हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने द्विसंक्रिय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज R, कैपिटल Y व हरे एवं झुर्रीदार बीज स्मॉल r, स्मॉल y से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होते हैं। गोल तथा पीला R और कैपिटल Y, झुर्रीदार तथा हरा स्मॉल r, स्मॉल b, इन दोनों के नीचे कैपिटल R और कैपिटल Y गैमेट, और सेंटर के बीच में क्रॉस लगा के एक एरो नीचे जा रहा है, और स्मॉल r और y के नीचे स्मॉल r, स्मॉल y गैमेट P1 पैतृक पौधा। कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y, इनको ब्रैकेट में करके स्वयं परागण किया है, और उनके फिर दो भाग हुए, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y गोला और पीला, इंटू कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y गोला और पीला। नग युग्मक कैपिटल R, कैपिटल Y, फिर कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल r, स्मॉल y, इसके 4 भाग उसने किए हैं और दूसरी तरफ भी 4 किए हैं, सो ये 16 बन जाते हैं। मादा युग्मक इसमें है स्मॉल r और स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y और कैपिटल R, कैपिटल Y। RRYY पहले खाने में गोल व पीला शुद्ध, उसके नीचे RR, कैपिटल Y और स्मॉल y गोल व पीला अशुद्ध, कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल Y गोल व पीला अशुद्ध, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y गोल व पीला अशुद्ध। सेकंड खाने में कैपिटल R और स्मॉल y के साथ कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y गोल व पीला अशुद्ध, कैपिटल R, स्मॉल y गोल व हरा शुद्ध, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y गोल व पीला अशुद्ध, कैपिटल R, स्मॉल y गोल व हरा अशुद्ध। स्मॉल r और कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y गोल व पीला अशुद्ध, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y गोल व पीला अशुद्ध, स्मॉल r, कैपिटल Y झुर्रीदार व पीला शुद्ध, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y झुर्रीदार व पीला अशुद्ध। फिर चौथा स्मॉल r और स्मॉल y के नीचे कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y गोल व पीला अशुद्ध, कैपिटल R, स्मॉल y गोल व हरा अशुद्ध, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल स्मॉल y झुर्रीदार व पीला अशुद्ध, स्मॉल r, स्मॉल y झुर्रीदार व हरा शुद्ध। ये पृष्ठ 381 के ऊपर है, अगर समझना हो तो फिर आप इसको समझ सकते हैं। अतः F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुए तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:2:1:2:1 प्राप्त हुए। उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता था। इन नियमों में से पहला एवं दूसरा नियम एक सक्रिय क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा नियम द्वि सक्रिय क्रॉस पर आधारित है। मेंडल के 3 नियम इस प्रकार हैं। पहला, प्राभविकता का लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। ये गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। दूसरा, पृथक्करण का लॉ ऑफ सेग्रीगेटिंग। लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक तक पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम,
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। नेक्स्ट, युग्म विकल्पी एलएस। एक ही गुण के विभिन्न विपर्य रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। नेक्स्ट, सहलग्नता लिंकेज। एक ही गुण सूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं, जबकि जीन जो एक ही गुण सूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलग्न जीन लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंग सहलग्न जीन सेक्स लिंक्ड जीन्स लिंग सहलग्न गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में कैपिटल एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग सहलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गन 1910 ने की थी। मनुष्यों में कई लिंग सहलग्न गुण जैसे रण वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रकट होते हैं। मानव अनुवंशिकी ह्यूमन जेनेटिक। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1828 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। नेक्स्ट, गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। नेक्स्ट, 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई न्यूट्रॉन, म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा गया है। नेक्स्ट, मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑर्थर कोर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु में द्वारा माता में तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का कैपिटल एस गुणसूत्र आता है अर्थात 22 प्लस एक्स, और आधे में जिनमें 23वीं जोड़ी में कैपिटल वाई गुणसूत्र जाता है 22 प्लस कैपिटल वाई। नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस कैपिटल एक्स तथा 22 प्लस कैपिटल एक्स वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु कैपिटल एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मजन स्मॉल जेड स्मॉल वाई स्मॉल जी ओ स्मॉल टी स्मॉल ई में 23वीं जोड़ी कैपिटल एक्स होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु में कैपिटल वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा जो कैपिटल वाई गुणसूत्र वाला युग्मजन बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। नोट, परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। जीव जाति गुणसूत्र एस्केरिस 2, मच्छर 6, घरेलू मक्खी 12, मटर 14, प्याज 16, मक्का 20, टमाटर 24, मेढक 26, नींबू 18 से 36, बिल्ली 38, चूहा 40, गेहूं 42, खरगोश 44, मनुष्य 46, आलू 48, चिंपैंजी 48, तंबाकू 48, घोड़ा 64, कुत्ता 78, कबूतर 80, टेरिकोकाइटस 1300 से 1600। चौथा, जैव विकास ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यकी एवं रासायनिक, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। अध्याय 8 जारी है, पृष्ठ 383। लेमार्क, डार्विन, वैलेस, डिवरीज
आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। पहला प्रमाण वर्णीकरण से प्रमाण, दूसरा प्रमाण तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, 3 अवशोषी अंगों से प्रमाण, 4 संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, 5 पूर्वजता से प्रमाण, 6 तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण, 7 भौगोलिक वितरण से प्रमाण, 8 तुलनात्मक कार्यिकी एवं जीव रासायनी से प्रमाण, 9 आनुवंशिकी से प्रमाण, 10 पशुपालन से प्रमाण, 11 रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, 12 जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई दे सकते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियोअल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रौणिकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समरूप अंग एनालोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगता है, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी अंगुलियों तथा छड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण कर्णपल्लव, पिन्ना, त्वचा के बाल, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आदि। नोट, मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनो बैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म, अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात बिल्कुल विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लेमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। पहला लेमार्कवाद। लेमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण जिराफ की गर्दन का लंबा होना। 2. डार्विनवाद। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन, जिनका जीवन काल था 1809 से 1882, उन्होंने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतर्जातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं।
दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलती हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। नव डार्विनवाद। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक हैं: पहला कारक विविधता, दूसरा कारक उत्परिवर्तन, 3 प्रकृति वर्ण, 4 जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। 3 उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डिवरीज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला तथ्य: नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। दूसरा तथ्य: इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। 3 उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। 4 सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। 5 जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। 6 उपर्युक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हों कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। 1 पादपों का वर्गीकरण। ईक्लर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया है: पादप जगत, जिसमें 2 अपुष्पोद्भिद या क्रिप्टोगैमस और पुष्पोद्भिद वर्ग यानी फेनेरोगैमस। अपुष्पोद्भिद के फिर 3 प्रकार हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के फिर 3 प्रकार हैं: शैवाल, एल्गाई, कवक, फंगाई, जीवाणु, बैक्टीरिया। पुष्पोद्भिद वर्ग के 2 वर्ग हैं: नग्नबीजी, जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी के फिर 2 प्रकार हैं: एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट और द्विबीजपत्री डाइकॉट। अपुष्पोद्भिद पौधा क्रिप्टोगैमस। इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। इन्हें निम्न समूहों में बांटा गया है: थैलोफाइटा, यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सूका यानी थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। शैवाल, एल्गी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनका शरीर सूकाय सदृश होता है। लाभदायक शैवाल: पहला शैवाल भोजन के रूप में फोरफाइरा, एल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक आदि। दूसरा शैवाल आयोडीन बनाने में, लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। 3 खाद्य के रूप में, नॉस्टॉक, एनाबीना, केल्प आदि। 4 औषधियां बनाने में, क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंक्चर आयोडीन बनाई जाती है। 5 अनुसंधान कार्यों में, क्लोरेला एसिटेबुलेरिया, बेलोनिया आदि। नोट: क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। रोग: दमा का रोग, इसका कवक है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। दूसरा रोग एथलीट फुट, इसका कवक है टीनिया पेडिस। खाज का कवक एकेरस स्कैबीज।
गंजापन का कवक टीनिया कैपिटिस, दाद का कवक ट्राइकोफाइटन लेस्कोसै, कवक फंजाई, इसके अध्ययन को कवक विज्ञान माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित संकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग निम्न है: सरसों का सफेद रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, गेहूं का ढीला स्मट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ व्हीट, आलू की अंगमारी, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, गन्ने का लाल अपक्षय, रेड रूट ऑफ शुगरकेन, मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, आलू का मस्सा रोग, वार्ट डिजीजेज ऑफ पोटैटो, धान की भूरी आर्जवित्ती, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, आलू की पछेला अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, प्रांकुरों का डंपिंग रोग, डंपिंग ऑफ सीडलिंग्स, जीवाणु बैक्टीरिया। इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एरेनबर्ग ने सन 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 ईस्वी के दौरान लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका, दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार छड़ाकार या बैसिलस, यह छड़नुमा या बेलनाकार होता है। दूसरा प्रकार गोलाकार या कोकस, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। 3 कॉमा शेप्ड या विब्रियो, अंग्रेजी के चिन्ह कॉमा के आकार के उदाहरण विब्रियो कॉलरी आदि। 4 स्पिरिलम, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के। एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम तथा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। एनाबीना तथा नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम तथा ब्रेडिराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां ल्यूमिनोसी यानी मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहती हैं और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती हैं। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चराइजेशन करते हैं। इसमें 2 विधियां होती हैं। पहली विधि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH, दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। दूसरी विधि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड HTST, दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना यानी टैनिंग कहते हैं। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइस हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अचार, मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। शीत संग्रहागार कोल्ड स्टोरेज में न्यून ताप ऋण 10 डिग्री सेल्सियस से ऋण 18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय करते हैं। विषाणु, वायरस। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में की। तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण: पहला लक्षण, ये कोषारूप में नहीं होते हैं। दूसरा लक्षण, इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव जैसे लक्षण: पहला लक्षण, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। दूसरा लक्षण, किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल में RNA होता है।
दूसरा प्रकार जंतु विषाणु, इनमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। 3 बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं, जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे T2 फेज। नोट, जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है वे रेट्रो विषाणु कहे जाते हैं। ब्रायोफाइटा, ये सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। स्फेग्नम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है, इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फेग्नम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फेग्नम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। टेरिडोफाइटा, इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसल्स एवं फ्लोएम में सहकोशाएं यानी कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा फेनोरोगैमस, इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को 2 उपसमूहों में बांट सकते हैं, नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म व आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म। नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म, इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुद्भिद यानी जीरोफाइटिक होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सैम्परविरेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कॉस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृत्त बीज पौधा जैमिया पिग्मिया है। जीवत जीवाश्म साइकास, जिंगो बाइलोवा व मेटासिकुआ है, जिसे जिंगो बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकास के बीजांड यानी ओव्यूल्स एवं नरयुग्मक यानी एंथ्रोगॉइड्स पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल यानी सल्फर शावर्स बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व, पहला महत्व भोजन के रूप में। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना यानी सैगो बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। दूसरा महत्व लकड़ी, चीड़ यानी पाइन, सिकोया, देवदार पर, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। 3 वाष्पीय तेल, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेड्रस तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सडसकास्ट तेल मिलता है। 4 टेनिन, चमड़ा बनाने यानी टैनिंग तथा स्याही बनाने के काम में आता है। 5 रेजिन, कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग एक बीजपत्री पौधे, दूसरा वर्ग द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। उदाहरण, कुल का नाम एक लिलिएसी, इसमें प्रमुख पौधों के नाम है लहसुन, प्याज। दूसरे प्रकार के उदाहरण हैं पाल्मी, इसके प्रमुख पौधे हैं सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। 3 ग्रेमिनीसिया, इसके प्रमुख पौधे हैं गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। द्विबीजपत्री पौधे, इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में 2 पत्र होते हैं। इनके उदाहरण ये हैं, पहला कुल
क्रूसिफेरी, इसके प्रमुख पौधे हैं मूली, शलजम, सरसों। दूसरे कुल हैं मालवेसी, इसके प्रमुख पौधे हैं कपास, भिंडी, गुड़हल। 3 ल्यूमिनोसी, इसके प्रमुख पौधे बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसलें। 4 कंपोजिट, इसके प्रमुख पौधे सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया आदि। 5 रूटेसी, इसके प्रमुख पौधे नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसम्मी, बेल, कैता, कामिनी। 6 कुकुरबिटेसी, इसके प्रमुख पौधे तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, जीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला। 7 सोलेनेसी, इसके प्रमुख पौधे आलू, मिर्च, बैंगन, मकोए, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर आदि। 8 रोजेसी, इसके प्रमुख पौधे स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। 2 पादप अकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। अकारिकी या मॉर्फोलॉजी विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को अकारिकी कहते हैं। जड़, रूट। जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। जड़ 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार मूसला जड़, टैप रूट तथा दूसरा प्रकार अपस्थानिक जड़, एडवेंटिशियस रूट। मूसला जड़ों का रूपांतरण शंकु आकार, कॉनिकल जैसे गाजर। दूसरा कुंभी रूप, नेपिफॉर्म जैसे शलजम, चुकंदर। तुर्क रूपी यानी फ्यूजिफॉर्म जैसे मूली। तनों का रूपांतरण भूमिगत तने, कंद, ट्यूबर जैसे आलू। धनकंद, कॉर्म जैसे बंडा या केसर। शल्ककंद यानी बल्ब जैसे प्याज। प्रकंद यानी राइजोम जैसे हल्दी, अदरक आदि। तो तना, स्टेम, यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है। यह पौधे का प्ररोह तंत्र बनता है। पत्ती, लीफ, यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। पुष्प, फ्लावर, यह पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, पुमंग, एंड्रोसियम और जायांग, गाइनोसियम पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग तथा जायांग मादा जननांग है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर यानी स्टेमन्स होते हैं। पुंकेसर में परागकण यानी पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जायांग, इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं। पहला भाग अंडाशय यानी ओवेरी, दूसरा भाग वर्तिका स्टाइल एवं 3 बतिकाग्र स्टिग्मा। परागण या पोलिनेशन, परागकोश यानी एंथर से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार स्व परागण, सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा प्रकार पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंचती है और परागकणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है। इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज यानी जाइगोट कहलाता है। आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्म में निषेचन त्रिक-संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन यानी डबल फ्यूजन होता है। अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी, कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन यानी पार्थिनोकार्पी कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनन्नास आदि। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि। दूसरा भाग पुंज फल, एग्रीगेट फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरी, रसबेरी। 3 संग्रथित फल यानी कॉम्पोजिट फ्रूट जैसे कटहल, शहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब, कटहल आदि।
कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग इस प्रकार हैं। पहला फल सेब, इसका खाने योग्य भाग है पुष्पासन। दूसरा फल नाशपाती, इसका खाने योग्य भाग है पुष्पासन। 3 आम मध्य, फल भित्ति, इसका खाने योग्य भाग है। 4 अमरूद, खाने योग्य भाग है फल भित्ति और बीजांडसन। 5 अंगूर, फल भित्ति और बीजांडसन। 6 पपीता, इसका खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। 7 नारियल, इसका खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। 8 टमाटर, इसका खाने योग्य भाग है फल भित्ति एवं बीजांडसन। 9 केला, खाने योग्य भाग मध्य एवं अंतः भित्ति। 11 फल गेहूं, खाने योग्य भाग भ्रूणपोष एवं भ्रूण। 11 काजू, खाने योग्य भाग पुष्पवृंत एवं बीजपत्र। 12 लीची, खाने योग्य भाग एरिल। 13 चना, खाने योग्य भाग बीजपत्र एवं भ्रूण। 14 मूंगफली, खाने योग्य भाग बीजपत्र एवं भ्रूण। 15 शहतूत, खाने योग्य भाग रसीले परिदल पुंज। 16 कटहल, खाने योग्य भाग परिदल पुंज एवं बीज। 17 अनन्नास, खाने योग्य भाग परिदल पुंज। 18 नारंगी, खाने योग्य भाग जूसी हेयर। 3 पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। ऊतक या टिश्यू समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक या टिश्यू कहते हैं। पादप ऊतक के प्रकार। पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के, विभजोतकी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। विभजोतकी ऊतक 3 प्रकार के, शीर्षस्थ विभजोतक या एपाइकल मेरिस्टेम्स, पार्श्व विभजोतक लेटरल मेरिस्टेम्स, अंतर्वेशी विभजोतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल का मतलब सिंपल टिश्यू और जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक फिर 3 प्रकार के होते हैं, मृदूतक यानी पैरेंकीमा और स्थूल कोश कोण ऊतक कोलेंकीमा। दृढ़ ऊतक स्क्लेरेंकीमा। जटिल ऊतक 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। विभजोतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पौधे के वर्धी क्षेत्रों यानी ग्रोइंग रीजन्स को विभजोतक यानी मेरिस्टेम कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। विभजोतकी ऊतक के विशिष्ट लक्षण निम्न है। पहला लक्षण, ये गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। दूसरा लक्षण, इनकी भित्तियां पतली तथा एकसार यानी होमोजीनियस होती हैं। 3 जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है। 4 कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। शीर्षस्थ विभजोतक एपाइकल मेरिस्टेम्स, ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। पार्श्व विभजोतक लेटरल मेरिस्टेम्स, इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे यानी गर्थ में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभजोतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, ये वास्तव में शीर्षस्थ विभजोतक का अवशेष है जो बीच में स्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए है जिनका शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने पर ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे घास। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। सरल ऊतक सिंपल टिश्यू, यदि स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू कहते हैं। चल रहा है पृष्ठ 392। सरल ऊतक सिंपल टिश्यू, यदि स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू कहते हैं। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम, इसे प्रायः काष्ठ यानी वुड भी कह देते हैं, यह संवहनी ऊतक है। इसके 2 मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं दूसरा कार्य यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है।
पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। फ्लोएम यह भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना है। 4. प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6 CO2 + 12 H2O, प्रकाश बटे क्लोरोफिल। C6H12O6, ग्लूकोज, + 6 H2O, जल, + 6 O2, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण यानी ऑस्मोसिस द्वारा एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन तथा ज़ैथोमफिल। इनमें क्लोरोफिल A एवं B हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रकाश रासायनिक क्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। दूसरी अवस्था रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, डार्क केमिकल रिएक्शन। एक प्रकाश रासायनिक क्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP तथा NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। 2. रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा स्टार्च बनता है। 5. पादप हार्मोन। पौधों में निम्न 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला हार्मोन ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। इसके प्रमुख कार्य, पहला कार्य, इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा कार्य, यह पत्तियों का विलंघन रोकता है। 3. यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। 4. इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। 5. यह फसलों को गिरने से बचाता है। 2. जिब्रेलिन्स। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है, फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये काष्ठीय पौधों में एघा यानी कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। 3. साइटोकाइनिस। इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथॉम ने किया। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सिन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। यह RNA एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। 4. एब्सिसिक एसिड और ABA। इस हार्मोन की खोज पहले 1961 से 1965 ईस्वी के दौरान कार्न्स एवं एडिकोट तथा बाद में वेयरिंग ने की। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है या पुष्पन में बाधक होता है। 5. एथिलीन। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने में सहायता करता है। यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों व फलों के विलंघन को प्रेरित करता है। 6. फ्लोरिजेंस।
ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन यानी फ्लावरिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। 7 ट्राउमेटिन, ये एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है जिससे पौधों के जख्म भर जाते हैं। 6 पादप रोग, प्लांट डिजीजेस। पहला रोग विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीजेस। पहला रोग तंबाकू का मोज़ेक रोग। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं, पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस TMV है। नियंत्रण, रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। दूसरा मोज़ेक, पोटैटो मोज़ेक। यह रोग पोटैटो वायरस X से होता है। इसमें पत्तियों में चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। 3 बंकी टॉफ ऑफ बनाना। यह रोग बनाना वायरस 1 के द्वारा होता है। इस रोग से पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। 2 जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीजेज। पहला रोग आलू का शैथिल रोग, विल्ट डिजीजेज ऑफ पोटैटो। इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। 2 ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक जेंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलार्द्र संरचना यानी भूरा रंग हो जाती है। 3 धान का अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइगेट ऑफ राइस। यह रोग जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। 4 साइट्रस कैंकर। इस रोग का कारक जेंथोमोनास सीट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू की पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। 5 गेहूं का टुंडू रोग, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिके नामक जीवाणु तथा एंजुइना ट्रिटिके नामक नेमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बड़ा आवृत्तजीवी वृक्ष, उदाहरण और विवरण यूकलिप्टस है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, ये एक नग्नबीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कॉस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आकार में आवृत्तबीजी पौधा है लिम्ना। यह जलीय आवृत्तबीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है विक्टोरिया रीजिया। यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा फल है लोडोसिया। इसे डबल कोकोनट भी कहते हैं। ये केरल में पाया जाता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला, यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटे बीज ऑर्चिड। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, इसका व्यास 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया ऑर्नोल्डाई, व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 किलोग्राम हो सकता है। यह व्हाइटिश की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवृत्तबीजी परजीवी आर्सीथोबियम, यह एक द्विबीज पत्री है जो नग्नबीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नरयुग्म साइकस, यह एक नग्नबीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का, जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में, सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा है ऑफियोग्लोसम फर्न, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जीमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया बाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। टेनिस गेंद जैसा फल कैंथ। जंगल की आग ढाक। कॉफी देने वाला पौधा होता है कॉफिया अरेबिका, इसमें कैफीन होती है। कोको देने वाला पौधा है थियोद्रोना कैकाओ, इसमें थियोब्रोमीन व कैफीन होती है।
अफीम देने वाला पौधा पॉपी, पेपावर सोमेनिफेरम, इसमें मोपिन होती है। नोट, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों यानी पॉपुलेशन को जैविक समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेस्ले नामक वैज्ञानिक ने किया था। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, ए जैविक घटक, बी अजैविक घटक। ए जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, इसे तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग उत्पादक, दूसरा भाग उपभोक्ता, तीन अपघटक। एक उत्पादक, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे हरे पौधे। दो उपभोक्ता, वे घटक जो उत्पादन द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। उपभोक्ता के तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधों या उनकी किसी भाग को खाते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। दूसरे उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर इत्यादि। तीन तृतीयक उपभोक्ता टर्शरी कंज्यूमर्स, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं जैसे बाघ, शेर, चीता इत्यादि। तीन अपघटक डीकम्पोजर्स, इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। वे मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। बी अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक निम्न है। पहला घटक कार्बनिक पदार्थ, दूसरा घटक अकार्बनिक पदार्थ, तीन जलवायुवीय कारक जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। सात प्रदूषण, पोल्यूशन, वायु, जल या भूमि अर्थात पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हों, प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला प्रकार वायु प्रदूषण, दूसरा प्रकार जल प्रदूषण, तीन ध्वनि प्रदूषण, चार मृदा प्रदूषण, पांच नाभिकीय प्रदूषण। एक वायु प्रदूषण, जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO तथा NO2, हाइड्रोकार्बन अमोनिया NH3, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड्स, धूल तथा धुएं के कण, एरोसोल्स इत्यादि। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ही अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो उर्वरक बनाती है उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण दुर्घटना हुई थी। 2 जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल से अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़ जाने को जल प्रदूषण कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 3% ही स्वच्छ है। जल प्रदूषण के स्रोत, जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम व पोटेशियम के सल्फेट्स, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा औद्योगिक अवशिष्टों के जल में घुल जाने से होता है। समुद्र जलीय प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम पदार्थों के जल में घुलने से होता है। ऑयल स्पिल्स, ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है। इस तरह जलीय सतह पर फैले तेल को ऑयल स्पिल्स कहते हैं। पारायुक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है।
एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। नोट, नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। 3. ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन। वातावरण में चारों ओर फैली अनिच्छित या अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। ध्वनि प्रदूषण का स्रोत ऊंची आवाज या शोर है, चाहे वे किसी प्रकार उत्पन्न हुआ हो। 4. मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत अम्लीय वर्षा, खानों से प्राप्त जल, उर्वरकों तथा कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट, खुले खेतों में मल विसर्जन आदि मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। 5. नाभिकीय प्रदूषण, न्यूक्लियर पोल्यूशन। यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के निम्न स्रोत हो सकते हैं। पहला स्रोत चिकित्सा में उपयोग होने वाली किरणों से प्राप्त प्रदूषण। दूसरा स्रोत परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण। 3. नाभिकीय शस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण। 4. परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण। 5. शोध कार्यों में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण। 6. सूर्य की पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। नोट, अमेरिका में 28 मार्च 1979 ईस्वी को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई। रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक एवं भीषण दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को यूक्रेन के चेर्नोबिल स्थित एक रिएक्टर में घटी, जिसमें एक रिएक्टर इकाई की छत गल गई थी। प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। प्राणी विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। 1. जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। संसार के समस्त जंतु जगत को 2 उपजगतों में विभक्त किया गया है। पहला उपजगत है एक कोशिकीय प्राणी। दूसरा उपजगत बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखा गया, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया। स्टोरर व यूसेंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। ए. संघ प्रोटोजोआ। प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। दूसरा लक्षण, इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। 3. प्रचलन प्रदाभों या पक्ष्मों या कशाभों के द्वारा होता है। 4. स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। 5. सभी जैविक क्रियाएं यानी भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती है। 6. श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ एंट एमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30-40 वर्षों के लिए बना रहता है। बी. संघ पोरिफेरा। इस संघ के सभी जंतु खारे जल से में पाए जाते हैं। प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, ये बहुकोशिकीय जंतु है, परंतु कोशिकाएं नियमित उत्तकों का निर्माण नहीं करती हैं। दूसरा लक्षण, शरीर पर असंख्य छिद्र यानी ऑस्टिया पाए जाते हैं। 3. शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण साइकन, मायोनिया, स्पंज आदि। नोट, घटिया स्पंज का प्रयोग ध्वनि अवशोषण के लिए होता है। सी. संघ सिलेंट्रेटा। प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। दूसरा लक्षण, मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती हैं। उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, मूंगा। डी. संघ प्लेटिहेलमिन्थीस। प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होती। दूसरा लक्षण, पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर। 3. पाचन तंत्र विकसित नहीं। 4. उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। 5. कंकाल, श्वसनांग, परिवहन अंग आदि नहीं होते। 6. उभयलिंगी जंतु है। उदाहरण प्लेनेरिया, लिवर, फ्लूक, फीता कृमि। ई. संघ एस्केलेमिन्थीज। प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि। दूसरा लक्षण, शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय। 3. आहार नाल स्पष्ट होती है जिसमें मुख तथा गुदा दोनों ही होते हैं। 4. परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। 5. उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है। 6. एकलिंगी होते हैं। उदाहरण गोल कृमि जैसे एस्केरिस, थ्रेडवर्म, वुचरेरिया। नोट 1. एंट्रोबियस
पिनवर्म या थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियां भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। 2. वुचरेरिया द्वारा फाइलेरिया होता है। F. संघ एनिलिडा। प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व, सममित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। दूसरा लक्षण, प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। 3. आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है। 4. श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। 5. रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। 6. उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं। 7. एकलिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण केंचुआ, जोंक, नेरिस आदि। नोट, केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। जी. संघ आर्थ्रोपोडा। प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर। 3. इनके पाद संधियुक्त होते हैं। 3. रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। 4. इनके देह गुहा हिमोसील कहलाती है। 5. ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसनांग है। 6. ये प्राय एकलिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। नोट, 1. कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। 2. कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। 3. चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। 4. दीमक यानी टर्माइट भी एक सामाजिक कीट है जो निवह यानी कॉलोनी में रहती है। आज H. संघ मोलस्का। मुख्य लक्षण। पहला लक्षण, शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद। 2. इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। तीसरा लक्षण, आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। 4. इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। 5. रक्त रंगहीन होता है। 6. उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। उदाहरण घोंघा, सीपी आदि। I. संघ इकाइनोमेंटा। प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। दूसरा लक्षण, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। 3. प्रचलन, भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंगों का कार्य करते हैं। 4. तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता। 5. पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण सितारा मछली यानी स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, पंखतारा, ब्रिटल स्टार आदि। नोट, अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री अर्चिन में पाई गई। जे. संघ कॉर्डेटा। प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। दूसरा लक्षण, इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। 3. इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। कॉर्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग हैं। संघ कॉर्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग। ए. मत्स्य वर्ग, पिसिस। प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, ये सभी असमतापी जंतु हैं। दूसरा लक्षण, इनका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। 3. श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। उदाहरण स्कोलियोडन, दरियाई घोड़ा तथा टॉर्पीडो। बी. एम्फीबिया वर्ग। प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। दूसरा लक्षण, ये असमतापी होते हैं। 3. श्वसन क्लोमो, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। 4. हृदय 3 वेशमी होते हैं। 2 आलिंद व 1 निलय होते हैं। उदाहरण मेंढक। नोट, मेंढकों की टर्राहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। सी. सरीसृप वर्ग, रेप्टिलिया। प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, वास्तविक स्थलीय कशेरू की जंतु है। दूसरा लक्षण, 2 जोड़ी पाद होते हैं। 3. कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। 4. श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। 5. इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। उदाहरण छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। नोट, मिसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। मेबुया
बिल बनाने वाली छिपकली होती है, इसका प्रचलित नाम स्किंक है। डी पक्षी वर्ग। एव्स प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाता है। दूसरा लक्षण, इसका हृदय 4 वेशमी होता है, 2 आलिंद व 2 निलय। 3, ये समतापी होते हैं। 4, इनका श्वसन अंग फेफड़ा है। 5, मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। उदाहरण, कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। नोट्स। 1, तीव्रतम पक्षी अबाबिल है। 2, उड़ने सकने वाला पक्षी किवी और एमू है। 3, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। 4, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। 5, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कलकत्ता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। ई, स्तनी वर्ग मेमेलिया। प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। दूसरा लक्षण, ये सभी जंतु उच्चतापी एवं नियततापी होते हैं। 3, इनका हृदय 4 वेशमी होता है। 4, इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विवारदंती कहते हैं। 5, इनके लाल रुधिर आजुओं में केंद्रक नहीं होता, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर। 6, बाह्य कर्ण यानी पिन्ना उपस्थित होता है। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा है। पहला उपवर्ग प्रोटोथीरिया, अंडे देते हैं, उदाहरण एकाइडेना। 2, मेटाथीरिया, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, उदाहरण कंगारू। तीसरा उपवर्ग यूथीरिया, पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य। नोट 1, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। 2, डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। मोलस्का ये है सिप्रिया, इसका प्रचलित नाम है कौड़ी। दूसरा मोलस्का डोरिस, जिसका प्रचलित नाम है समुद्री नींबू। ऑक्टोपस एस ओरल आर्म, इसका प्रचलित नाम है श्रिंगमीन या डेविल फिश। मोलस्का एप्लीसिया, इसका प्रचलित नाम है समुद्री खरगोश। कुंडलिनी, इसका प्रचलित नाम है उद्यान घोंगा। मोलस्का सीपिया, इसका प्रचलित नाम है कटल फिश। 2, जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी, उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा ऊतक संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। 3, पेशी ऊतक मसल टिश्यू। 4, तंत्रिका ऊतक नर्व टिश्यू। 1, उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू। ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। ये शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर। यह ऊतक शरीर के अंतरांगों को चोट से बचाता है तथा इन्हें नम बनाए रखता है। 2, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। अध्याय 8 जारी है, पृष्ठ 402। 3, पेशी ऊतक मसल टिश्यू। इसे संकुचनशील ऊतक यानी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। शरीर की सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ए, अरेखित अनस्ट्राइब्ड। बी, रेखित स्ट्राइब्ड। सी, हृदयक पेशी कार्डियक। ए, अरेखित या अनस्ट्राइब्ड। ये पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियां आदि। अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती हैं जो स्वयमेव गति करते हैं। बी, रेखित या स्ट्राइब्ड। ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छानुसार गति करती हैं। प्राय इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। सी, हृदयक पेशी कार्डियक। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती हैं। संरचना की दृष्टि से रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है।
मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस यानी कूल्हे की मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है। 4 तंत्रिका ऊतक नर्व टिश्यू, इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, ए तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स और बी न्यूरोग्लिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करती हैं। 3 मानव रक्त ह्यूमन ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन का है जिसका pH मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5-6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला पदार्थ प्लाज्मा और दूसरा पदार्थ रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। सीरम, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पसल्स, यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। ए लाल रक्त कण रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी, बी श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स डब्ल्यूबीसी और सी रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। ए लाल रक्त कण आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स और इराइथ्रोसाइटीज। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावत्तल होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसीज का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसीज के निर्माण में सहायक होते हैं। नोट: भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत यानी लिवर और प्लीहा स्प्लीन में होती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसीज का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक यानी डाई होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लोह यौगिक हीमेटिन है। आरबीसीज का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता यानी अनीमिया रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसीज 5% कम हो जाते हैं एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसीज में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसीज की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। बी श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइटीज। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत यानी लिवर एवं प्लीहा स्प्लीन में भी होता है। इसका जीवन काल 2-4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60-70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं सेनाणुओं, रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात 601 का है। सी रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ये केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त के कार्य: पहला कार्य शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। दूसरा कार्य शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना। 3 रक्त का थक्का बनाना। 4
O2, CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना। 5. लैंगिक वर्ण में सहायता करना तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। रक्त का थक्का बनना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं निम्न प्रकार से हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम प्लस प्लस इज इक्वल टू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन इज इक्वल टू फिब्रिन। फिब्रिन प्लस ब्लड कॉर्पसल्स इज इक्वल टू क्लॉट, रक्त का थक्का। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। मनुष्य के रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण रेड ब्लड कॉर्पसल आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। ए जिनमें एंटीजन ए होता है, रुधिर वर्ग ए। बी जिनमें एंटीजन बी होता है, रुधिर वर्ग बी। सी जिनमें एंटीजन ए एवं बी दोनों होते हैं, रुधिर वर्ग ए बी। डी जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता, रुधिर वर्ग ओ। रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण। रुधिर वर्ग ए एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में केवल ए, एंटीबॉडी प्लाज्मा में केवल बी। रुधिर वर्ग बी एंटीजन केवल बी, एंटीबॉडी केवल ए। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए बी दोनों, एंटीबॉडी कोई नहीं। रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन कोई नहीं, एंटीबॉडी ए व बी दोनों। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी। रक्त का आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंटीजन एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर वे आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण यानी एग्लूटिनेशन कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण यानी एग्लूटिनेशन न हो सके। रक्त समूह ओ को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्रहता यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। RH तत्व, RH फैक्टर सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में तत्व पाया जाता है उनका रक्त RH सहित यानी RH पॉजिटिव कहलाता तथा जिनमें नहीं पाया जाता उनका रक्त RH रहित RH नेगेटिव कहलाता है। रक्त आधान के समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। RH प्लस को RH प्लस का रक्त एवं RH माइनस को RH माइनस रक्त ही दिया जाता है। यदि RH प्लस रक्त वर्ग का रक्त RH माइनस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्ताधान किया गया तो अभिश्लेषण यानी एग्लूटिनेशन के कारण RH-1 वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, यदि पिता का रक्त RH प्लस हो तथा माता का रक्त RH माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु के जन्म से पहले गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह इस प्रकार है। माता पिता का रक्त समूह O/O हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह O होगा। बच्चों में असंभावित रक्त समूह A, B और AB। माता पिता का रक्त समूह O
और ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह ओ हो सकता है, ए हो सकता है। बच्चों में असंभावित रक्त समूह होगा बी और ए बी। माता पिता का रक्त समूह ओ और बी हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह ओ हो सकता है, बी हो सकता है। बच्चों में असंभावित रक्त समूह ए होगा या ए बी होगा। माता पिता का रक्त समूह ओ और ए बी हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह ए हो सकता है, बी हो सकता है। असंभावित रक्त समूह मतलब ओ और ए बी बिल्कुल नहीं होगा। माता पिता का रक्त समूह ए और ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह ए हो सकता है, ओ हो सकता है, और रक्त समूह बी या ए बी नहीं होगा। माता पिता का रक्त समूह ए और बी हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। असंभावित रक्त समूह कोई नहीं होगा, मतलब कोई भी रक्त समूह हो सकता है।